हेलो एवरीवन। तो आज हम एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। इस वाले एनालिसिस के अंदर केवल मैंने उन्हीं एनबीएफसीज को शॉर्टलिस्ट किया है जो एनबीएफसीज हमारे दो जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होते हैं जिनको फुलफिल करती है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे या तो स्टेबल फेज के अंदर होनी चाहिए या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। एंड हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है कि उस एनबीएफसी की लोन बुक वाई ऑन वाई एटलीस्ट 20% या उसे ज्यादा रेट से ग्रोथ करनी चाहिए। बिकॉज यदि हमें डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें उन्हीं कंपनीज को पिक करना चाहिए जिनकी बिजनेस की ग्रोथ वाई ऑन वाई या तो एटलीस्ट 20% से ग्रोथ कर रही हो या फिर उसे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रही हो। बिकॉज यदि हम डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक्स की जो डेली वॉलेटिलिटी होती है उसको हमें झेलना पड़ता है, उससे हमें थोड़ा स्ट्रेस डेवलप होता है। तो इसीलिए यदि हम 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करने वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसका अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। बिकॉज यदि वो कंपनी अराउंड 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करती है तो नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है, जिससे हमें यहाँ पे अच्छा खासा एक रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमारे एसेट क्वालिटी वाले क्राइटेरिया के अंदर कुछ एनबीएफसी यहाँ पे फेल कर जाती हैं। उनमें से फर्स्ट है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जिसकी एसेट क्वालिटी लास्ट के 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली यहाँ पे खराब होती जा रही है। इसलिए हमने 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को इस एनालिसिस से दूर रखा है। एंड साथ में हमने इस एनालिसिस से फेड बैंक फाइनेंशियल्स को भी दूर रखा है। बिकॉज फेड बैंक फाइनेंशियल्स की एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे क्वार्टर 3 के अंदर यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दी है। तो आज हम जिन एनबीएफसीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं उन एनबीएफसीज के नाम है। फर्स्ट इज एलएनटी फाइनेंस, सेकंड इज पिरामल फाइनेंस, थर्ड इज पूनावाला फिनकोप, फोर्थ वन इज कैप्री ग्लोबल, फिफ्थ इज एसबीएफसी फाइनेंस। इस वाले एनालिसिस के अंदर जो लार्ज कैप एनबीएफसीज हैं उनको यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, लाइक बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस एंड मोथोड फाइनेंस। मैंने इस वाले एनालिसिस के अंदर केवल स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट से बिलोंग करने वाले एनबीएफसीज को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। तो इस वाले एनालिसिस के अंदर फर्स्टली हम लोग इन एनबीएफसीज की जो एसेट क्वालिटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है उसको डिस्कस करेंगे। देन इनकी मैनेजमेंट की तरफ से FY26 को लेके जो लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर ये देखेंगे जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था क्या उसको एक्चुअल में यहाँ पे डिलीवर किया है या फिर नहीं किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इन सभी एनबीएफसीज का हम लोग वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन एनबीएफसीज के अंदर कौन सी कंपनी यहाँ पे इस रेस को जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ठीक है, फिर इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली इन एनबीएफसी को एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एनबीएफसी है एलएनटी फाइनेंस। इसके एसेट क्वालिटी क्यू बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दी है। क्वार्टर 2 FY26 के अंदर इसके ग्रोथ एनपीए थे 2.92% के आसपास में। एंड क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इसके ग्रोथ एनपीए इंप्रूवमेंट होकर 2.83% हो गए हैं। सेकेंडली बात करते हैं पिरामल फाइनेंस के बारे में। इस एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी क्यू बेसिस पे यहाँ पे स्टेबल दिखाई दी है। एंड इस कंपनी का ग्रोथ एनपीए यहाँ पे 2.60% के आसपास में स्टेबल दिखाई दिया है। थर्ड बात करते हैं पूनावाला फिनकॉप के बारे में। तो क्वार्टर 2 FY26 के अंदर इसके ग्रोथ एनपीए थे 1.59% के आसपास में। एंड क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इसके ग्रोथ एनपीए रिपोर्ट में 1.51% के आसपास में। मतलब क्यू बेसिस पे इसकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर गई है। थर्ड बात करते हैं कैप्री ग्लोबल के बारे में। तो क्वार्टर 2 FY26 के अंदर कैप्री ग्लोबल के ग्रोथ एनपीए थे 1.30% के आसपास में। एंड क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इसके ग्रोथ एनपीए रिपोर्ट में 1.20% के आसपास में। एंड यदि बात करें एसबीएफसी फाइनेंस के बारे में तो इसके एसेट क्वालिटी यहाँ पे क्यू बेसिस पे स्टेबल दिखाई दी है। इसके ग्रोथ एनपीए क्वार्टर 2 के अंदर भी 2.70% के आसपास में थे एंड क्वार्टर 3 के अंदर भी 2.70% के आसपास में थे। तो ये हमने डिस्कस किया इन सारे एनबीएफसीज की एसेट क्वालिटी के बारे में। तो इन सभी एनबीएफसीज की एसेट क्वालिटी या तो क्यू बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दी है या फिर क्यू बेसिस पे यहाँ पे स्टेबल एसेट क्वालिटी दिखाई दी है। अब इन सभी एनबीएफसीज को एक बार लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट ले जाने की कोशिश करेंगे कि इनकी मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात करते हैं एलएनटी फाइनेंस के बारे में। तो एलएनटी फाइनेंस की मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के अंदर लोन बुक को अराउंड 20% से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। एंड क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे 20% से भी ग्रोथ हुई है। बट यहाँ पे शुरुआत के 9 मंथ्स के अंदर मतलब शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर एलएनटी फाइनेंस की लोन बुक यहाँ पे क्यूमुलेटिवली लगभग 18% से ग्रोथ की है। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 20% से ग्रोथ करने का उसको यहाँ पे डिलीवर नहीं किया है। बट ये बोल सकते हैं कि इनका गाइडेंस अराउंड 20% के आसपास में लोन बुक को ग्रोथ करने का था। बट एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे लगभग 18% से हुई है। तो ऐसे कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। ये बोल सकते हैं जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसके आसपास में यहाँ पे अचीवमेंट करते हुए दिखाई दिए हैं। सेकेंडली बात करते हैं पिरामिड फाइनेंस के बारे में। तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस था कि हम लोग हमारी लोन बुक को FY26 के अंदर अराउंड 20 से 25% के बीच में ग्रोथ करेंगे। एंड क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे 23% से ग्रोथ हुई है। जबकि बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से
तो इनकी लोन बुक यहाँ पे अराउंड 20% से ग्रोथ हुई है। अब डिस्कस करते हैं पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। तो मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के अंदर अपनी लोन बुक अराउंड 35 से 40% से ग्रोथ करने का गाइडेंस था, जबकि Q3 FY26 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे 77% से ग्रोथ हुई है। एंड यदि बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से, तो इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 54% से ग्रोथ हुई है। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसको यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देन बात करें कैप्री ग्लोबल के बारे में, तो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग हमारी लोन बुक को 30 से 40% से ग्रोथ करेंगे, जबकि Q3 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 47% से ग्रोथ की है। जबकि बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से, तो इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 43% से ग्रोथ करी है। मतलब कैप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे अपने गाइडेंस को ओवर अचीव किया है। एंड देन बात करते हैं SBFC फाइनेंस के बारे में। तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस होता है कि हम लोग क्यू बेसिस पे हमारे लोन बुक को 5 से 7% से ग्रोथ करेंगे। मतलब वाई ऑन वाई हमारी लोन बुक यहाँ पे लगभग 25 से 30% से ग्रोथ होगी। एंड यदि बात करें Q3 के बारे में, तो इनकी लोन बुक वाई ऑन वाई लगभग 29% से ग्रोथ की है। एंड यदि बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से, तो इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 29% से ग्रोथ करी है। मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यदि लोन बुक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से सभी एनबीएफसी को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो पूनावाला फिनकॉर्प एंड कैप्री ग्लोबल इस रेस के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 पे दिखाई दे रहे हैं। अब डिस्कशन करते हैं कि FY27 के लिए इन एनबीएफसी की मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे लोन बुक की ग्रोथ को लेके क्या गाइडेंस है। फर्स्टली बात करते हैं L&T फाइनेंस के बारे में। तो उनकी मैनेजमेंट ने FY27 के अंदर अपनी लोन बुक को अराउंड 20% से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। एंड यदि बात करें पिरामल फाइनेंस के बारे में, तो इनकी मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपनी लोन बुक को अराउंड 25% से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। देन बात करें यदि पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में, तो इनकी मैनेजमेंट ने FY27 के अंदर अपने लोन बुक को 30 से 40% से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। एंड यदि बात करें कैप्री ग्लोबल के बारे में, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने लगभग 30 से 35% से लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। एंड यदि बात करें SBFC फाइनेंस के बारे में, तो इनकी मैनेजमेंट ने वही अपना गाइडेंस यहाँ पे इंटैक्ट रखा है कि हम लोग क्यू बेसिस पे हमारे लोन बुक को अराउंड 5 से 7% से ग्रोथ करेंगे। मतलब यदि वाई एन वाई परस्पेक्टिव से बात करें, तो इनकी लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस है लगभग 25 से 30% के बीच में। तो यदि FY27 के आउटलुक के परस्पेक्टिव से बात करें, तो यहाँ पे पूनावाला फिनकॉर्प और कैप्री ग्लोबल इस रेस के अंदर सबसे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन कंपनीज को रिटर्न ऑन इक्विटी के परस्पेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं L&T फाइनेंस के बारे में। तो इसका करंट रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 11% के आसपास में है। एंड यदि बात करें पिरामल फाइनेंस के बारे में, तो करंटली इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 2.30% के आसपास में है। एंड यदि बात करें पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में, तो करंटली इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 0.20% के आसपास में, मतलब कह सकते हैं नेग्लिजिबल रिटर्न ऑन इक्विटी है। बिकॉज पूनावाला फिनकॉर्प ने अगस्त के मंथ के अंदर भी QIP के द्वारा फंड रेज किया था। एंड रिसेंट टाइम के अंदर भी पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पे लगभग 5,000 करोड़ रुपए QIP के द्वारा रेज करने का प्लान कर रहा है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि पूनावाला फिनकॉर्प का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे नेग्लिजिबल दिखाई दे रहा है। एंड यदि बात करें कैप्री ग्लोबल के बारे में, तो करंटली एनबीएफसी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% के आसपास में है। एंड कंसिस्टेंटली पिछले लगभग 4-5 क्वार्टर से इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। एंड यदि बात करें SBFC फाइनेंस के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 14.5% के आसपास में है। एंड कैप्री ग्लोबल की तरह SBFC फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे लगभग पिछले 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। तो यदि रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यहाँ पे कैप्री ग्लोबल और SBFC फाइनेंस इस रेस के अंदर सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन सभी एनबीएफसीज के स्टॉक्स का जो करंटली वैल्यूएशन चल रहा है उसका एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं L&T फाइनेंस के बारे में। तो इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 2.4 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 19 मार्च के अकॉर्डिंगली। इन सभी एनबीएफसीज का जो मैंने यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो मेंशन किया है वो 19 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को कंसिडर करना। देर इज पॉसिबिलिटी जब आप इस वीडियो को 4-5 दिन बाद में या फिर कुछ दिनों बाद में देख रहे होंगे, तो इन कंपनीज का प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एंड यदि बात करें पिरामल फाइनेंस के बारे में, तो करंटली इस एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे 1.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड यदि बात करें पूनावाला फाइनेंस के बारे में, तो करंटली इस एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 3.3 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड यदि बात करें कैप्री ग्लोबल के बारे में, तो करंटली इस एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे 2.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड यदि बात करें SBFC फाइनेंस के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 2.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो ये मैंने डिस्कस किया इन सारे एनबीएफसी के स्टॉक्स के करंटली प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में। तो ये हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया इन सारे एनबीएफसीज का मल्टीपल पैरामीटर्स पे। अब एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारी एनबीएफसीज में से नंबर 1 पे कौन सा प्लेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एनबीएफसी सेक्टर के अंदर नंबर 1 प्लेयर को जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी एनबीएफसी है जिसकी लोन बुक यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ होने वाली है FY27 के अंदर, एंड उस एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए रहना चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने के बाद में ये पता लगता है कि कैप्री ग्लोबल यहाँ पे FY27 के अंदर लगभग 30 से 35% से अपने लोन बुक को ग्रोथ कराएगा। एंड करंटली इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 2.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब लोन बुक की ग्रोथ भी यहाँ पे 30% ज्यादा रेट से होने वाली है।
एंड साथ में इस एनबीएफसी का स्टॉक भी यहाँ पे बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड साथ में कैप्री ग्लोबल का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लास्ट के 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। अब आप ये बोलोगे करंट सिचुएशन के अंदर पूनावाला फिनकोप यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट से अपने लोन बुक को ग्रोथ करा रहा है, बट आप ये देखो कि FY27 के लिए पूनावाला फिनकोप के मैनेजमेंट ने यहाँ पे लगभग 30 से 40% से लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। तो इसके साथ आप ये भी देखो ना कि कैप्री ग्लोबल है जो FY27 के अंदर अपने लोन बुक को 30 से 35% से ग्रोथ कराने की कोशिश कर रहा है। एंड साथ में वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कैप्री ग्लोबल के अंदर ज्यादा कंफर्ट आता है। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो पूनावाला फिनकोप का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। एंड साथ में करंटली जो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट रेज कर रहे हैं क्यूआईपी मेथड के द्वारा, उसके बाद में तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा। मतलब इन तीनों पैरामीटर से बात करें, लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी, स्टॉक के प्राइस टू बुक रेशियो के पर्सपेक्टिव से भी, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से भी, तो इन तीनों पैरामीटर्स के पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे कैप्री ग्लोबल इन सारी एनबीएफसीज के अंदर नंबर 1 प्लेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यदि किसी इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाला गेम प्ले करना है, तो उसके लिए पिरामिड फाइनेंस में यहाँ पे अच्छा खासा प्लेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज पिरामिड फाइनेंस के स्टॉक का करंटली प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे लगभग 1.5 के आसपास में है। एंड पिरामिड फाइनेंस भी अपने लोन बुक को अराउंड 25% से ग्रोथ करने का गाइडेंस दे रही है। एंड जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि पिरामिड फाइनेंस यहाँ पे अच्छे खासे पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग करती है। तो यदि पिरामिड फाइनेंस ने नेक्स्ट के 1-2 साल के अंदर अपने लोन बुक को यहाँ पे 20 से 25% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कराया, तो उस वाले केस के अंदर पिरामिड फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक रेशियो है उसके अंदर अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। बिकॉज जो एनबीएफसी अच्छे खासे पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग करती है, उनके स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अच्छा खासा एक्सपेंशन ऑलरेडी हो रखा है। तो यदि आप बात करो चोला फाइनेंस के बारे में, या फिर बात करो बजाज फाइनेंस के बारे में, या फिर बात करो मुथूट फाइनेंस के बारे में, या यदि आप बात करो एल&टी फाइनेंस के बारे में, इन सभी अच्छी पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग करने वाले एनबीएफसीज के स्टॉक का करंटली प्राइस टू बुक रेशियो 3 से 5 के आसपास में है। तो उसके पर्सपेक्टिव से यदि पिरामिड फाइनेंस कंसिस्टेंटली नेक्स्ट के 1-2 साल के अंदर लगभग 20 से 25% से लोन बुक का ग्रोथ कराता है, तो इस एनबीएफसी के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। एंड यदि बात करूं नंबर 3 के पेयर के बारे में, तो इन सारे एनबीएफसीज के अंदर मेरे को एसबीएफसी फाइनेंस के अंदर थोड़ा ज्यादा कंफर्ट आता है। बिकॉज ये कंपनी अपने लोन बुक अराउंड 25 से 30% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कराती है। एंड साथ में इस एनबीएफसी का स्टॉक यहाँ पे 2.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब लोन बुक की ग्रोथ भी यहाँ पे 25 से 30% मिल रही है। एंड साथ में वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे अच्छा खासा कंफर्ट आ रहा है। एंड साथ में एसबीएफसी फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यदि मैं इस एनबीएफसी सेक्टर के एनालिसिस को समराइज करूं, तो फर्स्ट नंबर पे मेरे को यहाँ पे कैप्री ग्लोबल दिखाई देता है, सेकंड नंबर पे मेरे को यहाँ पे पिरामिड फाइनेंस दिखाई देता है, एंड थर्ड नंबर पे मेरे को यहाँ पे एसबीएफसी फाइनेंस दिखाई देता है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इनमें से कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।